जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत लंबा गैप के बाद वीडियो लेकर आया हूँ। तबीयत बहुत ख़राब थी जिस कारण आप लोगों को ठीक तरह से वीडियो नहीं दे पाया। पता नहीं यूट्यूब आप मेरी वीडियो को आप लोगों तक पहुँचाएगा कि नहीं। अगर आप तक ये वीडियो पहुँच जाए तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और हो सके तो एक लाइक ज़रूर करना। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसी साल रिलीज़ हुई एक साईफाई थ्रिलर मूवी पैराडाइज को। दोस्तों, मुझे पता है आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं, लेकिन क्या करें, मैं इसकी स्क्रिप्टिंग बहुत पहले कर रखी थी। सोचा क्यों ना इसे ही एक्सप्लेन कर दूं। पसंद नापसंद ये तो आप लोगों के ऊपर बेस्ड करता है। तो इस कहानी की शुरुआत फ्यूचर में होती है, जहाँ इयॉन नाम की एक कंपनी के बारे में बताया जाता है जो कि टाइम डोनेशन का काम करती है। अगर मैं आपको सीधी भाषा में बोलूँ तो मानो कि कोई अमीर आदमी बूढ़ा हो चुका है और आप वो जवान दिखना चाहता है, लेकिन उसके लिए सही मैचिंग डोनर ढूंढना इयॉन कंपनी का काम होता है। जैसे ही उस आदमी के सही डोनर मिल जाएंगे, वो उस डोनर की जिंदगी के कुछ साल मेडिकल प्रोसीजर के दोहरा उस आदमी को दे देंगे, जिससे वो बूढ़ा आदमी कुछ ही दिनों में जवान दिखने लगेगा। लेकिन इसके बदले उस डोनर को काफी पैसे मिलेंगे, पर वो डोनर अब धीरे धीरे बूढ़ा होता जाएगा। उसी कंपनी में मैक्स नाम का एक आदमी काम करता है, जिसका काम होता है लोगों को ठीक तरह से समझाकर उन्हें अपना फायदा दिखाकर टाइम डोनेट करवाना। और अब भी मैक्स वही कर रहा है। वो उस लड़के से उसके जिंदगी के 15 साल इयॉन कंपनी को देने को कह रहा है, जिसके बदले उस लड़के को 7 लाख यूरोस मिलेंगे, जो वो अपनी पूरी जिंदगी में भी कमा नहीं पाएगा। ये सुनकर वो लड़का अपनी जिंदगी के 15 साल देने को राजी हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो इयॉन कंपनी के खिलाफ है। उनका मानना है कि इयॉन कंपनी जो भी कर रही है ये नेचर के खिलाफ है। मैक्स अपने कंपनी में आता है, जहाँ उसे डोनेशन मैनेजर ऑफ द ईयर का टैग दिया जाता है, क्योंकि उसने 280 साल की सेल की थी। और जो कोई भी मैक्स का क्लाइंट बनता है वो डोनेशन के बाद काफी खुश रहता है। अब यहाँ पर इस कंपनी की सीईओ सोफी थाइसन आती है, जो मैक्स के काम के लिए उसे बधाई देती है। सोफी यहाँ पर अपनी कंपनी की तारीफ करती है। वो कहती है कि क्या होता अगर पास्ट में गुजर चुके साइंटिस्ट जिंदा होते, वो क्या क्या आविष्कार करते, लेकिन अब ये हम होने नहीं देंगे। इसलिए हम 15 साइंटिस्ट जो बूढ़े हो चुके हैं उन्हें हम हमारे क्लिनिक में दोबारा से जवान कर रहे हैं, ताकि वो इयॉन के लिए काम कर सके। वही हम उस क्लिनिक को देखते हैं जहाँ वो उन 15 साइंटिस्ट अब जवान हो चुके हैं। लेकिन तभी वहाँ एक लड़का साइंटिस्ट पर हमला करता है और उन्हें मार देता है। इसके बाद वो एक का साइन बनाकर वहाँ से चला जाता है। तब हमें पता चलता है कि इयॉन कंपनी को एडम नाम के एक टेररिस्ट ग्रुप से खतरा है, जो इयॉन को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। एडम ग्रुप का मानना है कि इस टेक्नोलॉजी के कारण गरीब लोग भेड़ बकरी बनते जा रहे हैं और पैसों के लालच दिखाकर उनसे उनकी जिंदगी छीनी जा रही है। सोफी इसके बारे में जानना चाहती थी आखिर ये कैसे हुआ। तभी उसे नॉक मिलता है, जो सोफी थाइसन की सिक्योरिटी का हेड होता है। उसने आज ही ज्वाइन किया है। वो बताता है कि अगर हम उन अटैक को फ्यूचर में रोकना है तो सबसे पहले इयॉन में काम कर रहे एम्प्लॉय के बैकग्राउंड चेक करना होगा। दूसरी तरफ हम मैक्स और उसकी वाइफ एलिना को देखते हैं, जो शहर के बीच एक बढ़िया सी बिल्डिंग में रहते हैं। लेकिन मैक्स जल्द ही एक लेक हाउस लेना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है उसका आने वाला बच्चा उस लेक हाउस में हंसते खेलते बड़ा हो। पर इस घर का लोन भी अभी भी चुकाना है। अगले दिन मैक्स एलिना को लेकर उसके पेरेंट्स के घर जाता है। तब हमें पता चलता है कि एलिना के डैड से मैक्स के कुछ खास बनती नहीं, क्योंकि मैक्स जो इयॉन में काम करता है, एलिना के डैड भी इयॉन के खिलाफ है। इसके बाद रात को दोनों वापस अपने घर के लिए निकलते हैं, पर घर के पास पहुंचने से पहले ये दोनों देखते हैं कि उनकी बिल्डिंग में आग लग गई है। ये देखकर मैक्स और एलिना की आंखों को विश्वास नहीं हो रहा कि उनके सपनों का घर जल रहा है। एलिना काफी दुखी थी। मैक्स उसे दिलासा देता है कि सिर्फ सामान का नुकसान हुआ है, बाकी सब इंश्योरेंस कंपनी देख लेगी। इसके बाद दोनों अपने लॉयर के पास जाते हैं। वो बताती है कि आग किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं, बल्कि कैंडल से लगी है। पर एलिना को पूरा याद है कि उसने कैंडल बुझा दी थी। पर इंश्योरेंस वाले इसकी भरपाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनके नजर में ये लापरवाही है। इसलिए अब मैक्स को अपने घर का पूरा लोन एक साथ चुकाना पड़ेगा, जो लगभग 2.5 मिलियन के आसपास है। मैक्स के लिए काफी मोटी रकम। तभी लॉयर बताती है कि आप लोगों के पास अब एक ही ऑप्शन है, और वो है एलिना, क्योंकि उन लोगों ने जब उस बिल्डिंग को लिया था तब एलिना ने अपनी जिंदगी के 40 साल गिरवी रखी थी सिक्योरिटी के तौर पर। लेकिन इस बारे में एलिना ने कभी मैक्स से बात नहीं की थी, हालांकि बात करनी चाहिए थी। मैक्स ये सुनकर काफी गुस्सा होता है। फिर वो लॉयर से कहता है कि एलिना की जगह वो खुद टाइम डोनेट करेगा, लेकिन इयॉन के डाटाबेस में मैक्स का कोई मैच नहीं है। पिछले बार मैक्स ने जिस रेसिपिएंट को टाइम डोनेट किया था, उसका एक एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई। अब इनके पास दूसरा कोई चारा भी नहीं। इसके बाद वो अपने लॉयर के वहां से निकलते हैं, लेकिन तभी कुछ पुलिस एलिना को अरेस्ट कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि एलिना शहर छोड़ के भाग सकती है, इसलिए पुलिस एलिना को अपने साथ ले जाते हैं। अगले दिन मैक्स सोफी के पास जाता है और उससे 2.5 मिलियन उधार पर मांगता है। वो कहता है कि वो काम करके सारे पैसे चुका देगा। ये सुन सोफी उसे डॉक्यूमेंट्स देने को कहती है और कहती है कि अगर उसे सब कुछ ठीक लगे तो वो दे
दे देगी। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। मैक्स काफी उदास अपने कार के अंदर बैठा होता है। तभी उसके पास लॉयर आती है और मैक्स से कहती है कि क्या तुम रेडी हो? दरअसल आज एलिना की जिंदगी के 40 साल ले लिए जाएंगे। मैक्स यह सोफी के 2.5 मिलियन का इंतजार कर रहा था, जिस पर लॉयर बताती है कि उसने कई बार सोफी से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई कॉल पिक नहीं कर रहा। इसके बाद दोनों उस क्लिनिक के अंदर जाते हैं जहाँ एलिना टाइम डोनेट करने वाली है। मैक्स अपने वाइफ से मिलना चाहता था, पर ये लोग परमिशन नहीं देते। मैक्स ये भी बताता है कि वो खुद यौन के लिए काम करता है, पर फिर भी वो लोग उसे अंदर नहीं जाने देते, जिससे मैक्स काफी गुस्सा हो जाता है और जबरदस्ती एलिना से मिलने अंदर चला जाता है। लेकिन वहाँ के सिक्योरिटी उसे पकड़ लेते हैं। अब शाम होने को आई थी, तभी हमें एलिना को दिखाया जाता है, जिसके थोड़ी ही देर बाद मेडिकल प्रोसीजर शुरू होने वाली है। पर इससे पहले सुनाया जाता है कि किस कारण एलिना अपनी टाइम डोनेट कर रही है। इसके बाद वहाँ 2 डॉक्टर आते हैं। एलिना काफी घबराई होती है, वो उनसे मदद मांगती है, पर इससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ये लोग अपना प्रोसीजर शुरू करते हैं और उससे उसके जिंदगी के 40 साल छीन लेते हैं। एलिना देखती है कि उसके बगल वाले केबिन में एक ओल्ड लेडी उसी की तरह लेटी हुई है, जिसे उसके जिंदगी के 40 साल दिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उस ओल्ड लेडी का चेहरा दिखाया नहीं जाता। अब रात हो जाती है। मैक्स एलिना को लेके एक छोटे से किराए पर लिया हुआ घर में लेके आता है। एलिना काफी कमजोर पड़ गई थी। वो वॉशरूम जाती है और अपना चेहरा देखती है, जो पहले से काफी बदल चुकी थी, और देखते ही देखते वो कुछ ही दिनों में एक बूढ़ी औरत में बदल गई। मैक्स को अपने कंपनी से मैसेज मिलता है और वो तुरंत अपने सीनियर से मिलने चला जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और अब उसका तनख्वाह 35,000 यूरोस। लेकिन मैक्स को अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सोफी थाइसन से मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी मैक्स को रोक लेते हैं। तभी मैक्स सोफी को देखकर एक बात नोटिस करता है कि सोफी थाइसन पहले से जवान लग रही थी। वो समझ जाता है कि उसकी वाइफ की जिंदगी के 40 साल उसने ली है। इसके बाद मैक्स घर आता है, जहाँ एलिना मेकअप करके खुद को बेहतर फील कराने की कोशिश कर रही थी। मैक्स उसे दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा, पर एलिना कहती है कि आप कुछ ठीक होने वाला नहीं है, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। इस बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है, इसलिए मैक्स गुस्से में बाहर चला जाता है। तभी एलिना के पेट में दर्द होने लगता है। एलिना दर्द से रोने लगती है। दूसरी तरफ मैक्स को बाहर एक छोटी लड़की मिलती है, जो उसके पास ड्रग्स बेचने के लिए आती है। मैक्स उसे भगा देता है, पर मैक्स समझ जाता है कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं, बल्कि कोई ओल्ड लेडी होगी, जिसने टाइम का हेरा फेरी करके खुद को बच्ची बना ली। इसके बाद मैक्स एलिना को लेकर हॉस्पिटल आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि एलिना प्रेग्नेंट थी, पर इस हालत में टाइम डोनेट करने के कारण उसका मिसकैरेज हुआ है। ये सुनकर मैक्स शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि एलिना ने मैक्स से इस बारे में बात नहीं की। अगले दिन मैक्स एलिना को लेकर उसके पेरेंट्स के पास छोड़ने के लिए आता है। एलिना के पेरेंट्स उसे देखकर रोने लगते हैं, क्योंकि उनकी बेटी अब उनसे भी काफी बूढ़ी दिखने लगी थी। एलिना के फादर मैक्स को दोषी मानते हैं, लेकिन वो उन्हें यकीन दिलाता है कि उनकी बेटी पहले की तरह ठीक हो सकती है, क्योंकि उसे पता है कि रेसिपिएंट कौन है। इसके बाद मैक्स वहाँ से सीधा उस लड़की से मिलने आता है, जिसे वो पिछले रात देखा था। मैक्स लड़की से उस जगह के बारे में पूछता है जहाँ से उसने अपना ये क्यूट सा फेस बनाया है, क्योंकि मैक्स जानता है कि ये यौन का काम नहीं है। इसके बाद मैक्स उस बताए हुए जगह पर 30,000 यूरोस भेज देता है, जहाँ उसे बताया जाता है कि 1 हफ्ते बाद डॉक्टर बार्क से मिल सकते हैं। इसके लिए मैक्स को लिथुआना का बॉर्डर क्रॉस करना होगा, जिसके बाद मैक्स को उस क्लिनिक के कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे, जो सिर्फ 6 घंटे के लिए वैलिड रहेगा। इसके बाद मैक्स अपने लिए और एलिना के लिए एक फेक आईडी खरीदता है, ताकि उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने में कोई दिक्कत ना हो। रात को मैक्स अपनी सारी तैयारी कर लेता है और सोफी थाइसन की पीछा करने लगता है, जैसे कि वो कब घर आती है और कब निकलती है। अब अगले दिन मैक्स सोफी की पीछा करते हुए ग्रेवयार्ड पहुंच जाता है, जहाँ वो देखता है कि सोफी थाइसन अब पूरी तरह से जवान हो चुकी है, जिसे देख सोफी डर जाती है और भागने लगती है, पर मैक्स उसे पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद मैक्स एडम ग्रुप का साइन बनाकर सोफी को लेके यहाँ से चला जाता है। अब मैक्स एलिना से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ एलिना नर्स का काम करती है। एलिना अब हार मान चुकी थी, पर मैक्स उसे एक आखिरी उम्मीद देता है और उसे अपने साथ एक पुराने वर्कशॉप में ले जाता है और सोफी को दिखाते हुए कहता है कि इसी ने तुम्हारे 40 साल छीनी है और अब हम उससे वापस लेंगे। वही दूसरी तरफ हम सोफी के सिक्योरिटी को देखते हैं, जो उसी जगह पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। यह नोआक बताता है कि एडम ग्रुप के लोग किडनैप नहीं करते, बल्कि मार देते हैं। फिर भी ये लोग बड़े आसानी से पता लगा लेते हैं। दरअसल यौन के पास पूरे शहर का डाटाबेस मौजूद थी। वही एलिना ऐसा करना नहीं चाहती, पर मैक्स के समझाने पर मान जाती है। वही सोफी को ढूंढते हुए ये लोग उसी जगह पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें उस कार के सिवा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि मैक्स इससे पहले एक दूसरी कार लेकर निकल चुका था। फिर ये दोनों एक शिप से लिथुआना के लिए निकल जाते हैं। एलिना यह काफी दुखी होती है, क्योंकि उसने तो हार मान ही ली थी। फिर मैक्स उसकी ताकत बनकर आया। वही हम यौन में देखते हैं, जहाँ नोआक को इंटरनेट पर एक तस्वीर नजर आती है। जब वो उसे जूम करता है तो उस तस्वीर के पीछे मैक्स और एलिना होते हैं। इसके बाद वो उनके चेहरे से उनका लोकेशन का पता लगा लेता है। अब हम उस शिप का सीन देखते हैं, जहाँ मैक्स सोफी को बॉक्स के अंदर किडनैप करके रखा
था वो उसे पानी पिलाता है और कहता है कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, बस तुम अपना मुंह बंद रखना। अब ये शिप किनारे पहुंचने वाला था, तभी एलिना देखती है कि बहुत सारे पुलिस की गाड़ी आई है। ये देख मैक्स भी काफी घबरा जाता है। तभी वो उसी शिप में एक फैमिली को देखता है। दरअसल अब मैक्स उस फैमिली को धमका कर उन्हें मजबूर करता है कि वो लोग उसे इस हालत में मदद करे। इसके बाद ये लोग किसी तरह वहाँ से निकलकर लिथुआना एंटर कर लेते हैं। मैक्स एक अनरजिस्टर्ड मोबाइल से उस क्लिनिक में कॉल करता है और इस बारे में बताता है। यहाँ एलिना को कुछ समझ नहीं आ रहा, उसे सोफी की फिक्र हो रही थी। वो मैक्स को कार रोकने के लिए कहती है। यह उन्हें पता चलता है कि जिसे वो लोग किडनैप करके ले जा रहे हैं ये सोफी थाइसन नहीं बल्कि उसकी बेटी मारी थाइसन है। ये सुनकर मैक्स थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। फिर उसे लगता है कि ये कोई नाटक कर रही है, इसलिए वो उसे फिर से कार में बंद कर देता है। इसके बाद ये लोग वहाँ से निकलकर एक वीरान होटल में रुकते हैं। यहाँ मारी बताती है कि वो भी यौन के खिलाफ है। वो भी कितनी बार अपनी मॉम को समझा चुकी है कि वो ये सब छोड़ दे। यहाँ मैक्स और एलिना के बीच बहस शुरू हो जाती है क्योंकि उन्हें पता नहीं कि उन लोगों ने सही इंसान को उठाया है या फिर नहीं। जहाँ मैक्स कहता है कि मान लेते हैं ये सोफी की बेटी है तो तुम्हारी मैच उसी से हो सकती है, तुम उसके पास से 40 साल ले लोगे। लेकिन एलिना इससे सेटिस्फाइड नहीं थी क्योंकि एलिना नहीं चाहती कि उसकी माँ की किए की सजा बेटी को मिले। वही मारी शावर लेने के लिए बाथरूम जाती है। बाहर मैक्स से पहरा दे रहा होता है। तभी मौके का फायदा उठाकर मारी एक रॉड से मैक्स पर हमला करती है और उसका फोन लेके वहाँ से जंगल की ओर भाग जाती है और उसी फोन से इवन में कॉल करती है और मदद मांगती है। तभी उसका फोन पानी में गिर जाता है। तभी वो देखती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो काफी डरी हुई थी। अचानक वो महसूस करती है कि वो धीरे धीरे पानी के नीचे डूब रही है। ये देख वो आवाज लगाती है और उसी बीच एलिना आ जाती है और उसे बचा लेती है। इसके बाद वो उसे दोबारा होटल ले आते हैं। जहाँ मारी नहाते वक्त एलिना एक बात नोटिस करती है कि उसके कमर में जो निशान है वो निशान मारी के कमर पर नहीं है, जिससे वो श्योर हो जाती है कि ये सोफी थाइसन नहीं बल्कि मारी थाइसन ही है। और वो इस बारे में मैक्स से बात करती है, लेकिन मैक्स को अब भी विश्वास नहीं हो रहा। वही हम एवन का सीन देखते हैं जहाँ वो लोग उस कॉल को स्ट्रेच करके मैक्स का पता लगा लेते हैं। मैक्स के पास एडम ग्रुप के लोग पहुंच जाते हैं और सभी को अपने साथ ले जाते हैं। जहाँ मैक्स को पता चलता है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वो एक साजिश थी, जैसे कि उसकी बिल्डिंग में आग लगना, उसके रेसिपिएंट का एक्सीडेंट होना, यहाँ तक कि एलिना की जिंदगी के 40 साल छीन लेना। और ये सब सोफी थाइसन का काम है क्योंकि एलिना ही एक लौती मैच थी उसके लिए। इसके बाद एलिना को बंदूक दिया जाता है जिसमें सिर्फ एक ही गोली होती है, या तो वो खुद मर जाए या फिर मारी को मार दे। लेकिन एलिना यह काफी डर जाती है और बंदूक को नीचे रख देती है। कुछ ही समय बाद वहाँ सोफी थाइसन के लोग पहुँच जाते हैं। तभी मैक्स बाहर निकलता है और सोफी थाइसन से बात करने के लिए कहता है। इसके बाद वो सोफी से बात करता है जहाँ उनके बीच एक डील होती है। अगर सोफी एलिना के 40 साल लौटा देगी तो मैक्स उसकी बेटी उसे सौंप देगी। लेकिन सोफी यहाँ पर श्योर नहीं थी कि उसकी बेटी अब भी जिंदा है या फिर नहीं, इसलिए वो उसे देखना चाहती थी। उसके लिए उसे अकेला अंदर जाना होगा। दरअसल ये प्लान एडम ग्रुप का था क्योंकि उन्हें सोफी थाइसन से मतलब था। अब तक सब कुछ ही ठीक चल रहा था। सोफी अकेले अंदर जाने के लिए तैयार थी। तभी काया मैक्स से एक सवाल करती है कि तुम्हें कैसे पता कि सोफी थाइसन यहाँ आ रही है। तभी मैक्स कुछ देर के लिए चुप हो जाता है जिससे उन्हें शक हो जाता है कि ये कोई चाल है। तभी नोआक सोफी पर गोली चला देता है। ये देख काया नोआक को शूट कर देती है। तभी दोनों लोगों के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है। मैक्स किसी तरह एलिना और मारी को लेके यहाँ से निकलने लगता है। तभी मारी एलिना को गन पॉइंट में लेती है, लेकिन इसमें गोली नहीं होती। मौके का फायदा उठाकर एलिना उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। वही काया नोआक का फोन चेक करती है जिससे उसे पता चलता है कि नोआक एडम ग्रुप का ही मेंबर है, जिसका नाम नोआक नहीं बल्कि जुडास है। दूसरी तरफ मैक्स को देखते हैं जो पहले से बिल्कुल बदल चुका था क्योंकि अब वो श्योर हो चुका था कि वो सोफी थाइसन नहीं, इसलिए अब वो उसे बचाना चाहता है। लेकिन वही एलिना अब मैक्स के खिलाफ है क्योंकि कैसे भी करके वो अपने 40 साल लेना चाहती है, जिससे दोनों में बहस हो जाती है। फिर वो अपने गले में चाकू रखकर मैक्स को कार से उतर जाने को कहती है। एलिना मैक्स को बीच रास्ते में छोड़ के चली जाती है। इसके बाद वो उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां उसकी ऑपरेशन होने वाली है। कुछ ही देर बाद वहाँ कुछ लोग आते हैं और मारी को अपने साथ ले जाते हैं। एलिना के 40 साल उसे दे दिए जाते हैं। इसके बाद वो अपनी कार लेकर वहाँ से चली जाती है। वही मारी को देखते हैं जिसके पास एक ट्रक आके रुकती है। यहाँ मैक्स चलते चलते लिथुआना के रिफ्यूजी कैंप तक पहुँच जाता है। मारी एवन के लोगों के पास पहुँच जाती है जहाँ वो अपनी मॉम को देखती है जो मरी नहीं थी क्योंकि उसने उस रात बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी। अब हम मारी को देखते हैं जिसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। सोफी अपनी बेटी को यकीन दिलाती है कि वो जल्द ही कोई डोनर ढूंढकर उसे ठीक कर देगी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और हम एलिना को देखते हैं जो पहले की तरह हो चुकी है और अब वो प्रेग्नेंट है। वही मैक्स उसे दूर से देख रहा था। तभी हम एलिना का हस्बैंड को देखते हैं जो कोई और है। मैक्स भी अब एडम ग्रुप का हिस्सा बन चुका है और अब वो इस अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।